एक बार पायरेट फ्लू से बीमार पड़ा था और मैं उसकी देखभाल कर रहा था। इस दौरान बहुत से केस आए, लेकिन पायरेट ने सबको मना कर दिया। उसका कहना था कि उसे किसी भी केस में कुछ दिलचस्प नहीं दिखाई दे रहा। पर फिर कुछ दिन के बाद एक दिन एक आगंतुक आया। पायरेट ने उसका नाम पूछा और उसके बारे में कुछ छानबीन की। रॉजर हेवरिंग 40वें वर्ष का एक व्यक्ति था। अच्छे कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ था और वह बहुत उत्तेजित लग रहा था। कैप्टन हेस्टिंग्स, आप पायरेट की सहयोगी हैं ना? उसने मुझसे पूछा। उन्हें आज मेरे साथ डर्बीशेयर चलना होगा। मुझे डर है कि ये असंभव है। पायरेट फ्लू से बीमार है। उसकी अभिव्यक्ति निराशा में बदल गई। ओह गॉड, ये मेरे लिए भयानक खबर है। क्या जिस विषय पर आप उनसे चर्चा करना चाहते हैं वह बहुत गंभीर है? हाँ, हाँ, मेरे चाचा जो दुनिया में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, कल रात बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। यहाँ लंदन में? नहीं, डर्बीशायर में। मैं शहर में था जब आज सुबह मुझे अपनी पत्नी से एक टेलीग्राम मिला। जैसे ही मुझे ये पता चला, मैंने आने का फैसला किया और महाशय पायरेट से मामले को संभालने के लिए कहा। यदि आप मुझे एक मिनट के लिए क्षमा करेंगे, मैंने अचानक एक विचार से चकित हुआ। मैं जल्दी से ऊपर गया और पायरेट को स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। मैं जो कहने वाला था, उसे उसका पहले से अनुमान था। उसने अनुमान लगा लिया कि मैं इस केस में कुछ दिलचस्पी ले रहा हूँ। तो अब आप स्वयं जाना चाहते हैं? ठीक है, क्यों नहीं? तो अब तक तो आपको मेरे तरीकों का पता चल ही चुका होगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे हर दिन पूरी तरह से रिपोर्ट करें और जो भी निर्देश मैं भेजूं उसका सहजता से पालन करें। इस बात पर मैं सहमत था। सबसे पहले कैप्टन हेस्टिंग, आपको ये समझना चाहिए कि हंटर लॉज है कहाँ और जहाँ ये त्रासदी हुई, डर्बीशायर के दलदल के बीच में एक छोटा सा लॉज है। हंटर लॉज का प्रबंधन एक हाउसकीपर द्वारा किया जाता है, जो सप्ताह के अंत के लिए आने पर सब कुछ संभालने के लिए सक्षम है। शिकार के मौसम के दौरान हम न्यू मार्केट से अपने कुछ नौकरों को अपने साथ ले आते हैं। पिछले 3 वर्षों से मेरे चाचा मिस्टर हैरिंगटन पेस हमारे साथ रह रहे हैं। मेरे पिता या मेरे बड़े भाई के साथ उनकी कभी नहीं बनती थी और मेरे कुछ हद तक उड़ाऊ होने के कारण मेरे प्रति उनका स्नेह बढ़ा। बेशक मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे चाचा एक अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बिलों का भुगतान वही करते हैं। पर कई मायनों में डिमांडिंग होने के बावजूद भी उनके साथ रहना मुश्किल नहीं था और हम तीनों बहुत सद्भाव से एक साथ रहते थे। मैं, मेरी पत्नी और चाचा जी। 2 दिन पहले मेरे चाचा हाल ही में शहर में हुई कुछ पार्टियों से थक गए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हम 1 या 2 दिन के लिए डर्बीशायर जाकर रहते हैं। मेरी पत्नी ने घर की नौकरानी श्रीमती मिडल्टन को टेलीग्राफ किया और हम उसी दोपहर को चले गए। कल शाम को मुझे लंदन वापस लौटना था, लेकिन मेरी पत्नी और चाचा वहीं रुक गए। आज सुबह मुझे ये टेलीग्राम प्राप्त हुआ। उसने इसे मुझे सौंप दिया। लिखा था, तुरंत आओ, चाचा हैरिंगटन की कल रात हत्या कर दी गई। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो एक अच्छा जासूस लाओ, लेकिन तुरंत आओ। क्या आपके पास अभी तक कोई विवरण है? मैंने पूछा। नहीं, मुझे लगता है कि वे शाम के अखबारों में होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस मामले को संभाल रही है। हम लोग 3 बजे डेल स्टेशन पर पहुंचे। 5 मील की ड्राइव के बाद हम एक ऊबड़ खाबड़ दलदलों में एक छोटी भूरे पत्थर की इमारत पर पहुंचे। ये जगह तो बहुत सुनसान है, मैंने कांपते हुए कहा। हेवरिंग ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। मैं फिर कभी यहाँ नहीं रह पाऊंगा। जैसे ही हम ओक दरवाजे के संकरे रास्ते पर चले, एक परिचित व्यक्ति प्रकट हुआ और हमारे पास आया।
ओह, जैब। हैवरिंग की ओर मुड़ने से पहले स्कॉटलैंड यार्ड इंस्पेक्टर ने मुझे देखकर मुस्कुराया। मिस्टर हैवरिंग, मुझे लगता है मुझे इस मामले का प्रभाव लेने के लिए लंदन से भेजा गया है, और यदि संभव हो तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मेरी पत्नी। ओह, मैं पहले ही आपकी पत्नी और नौकरानी से बात कर चुका हूँ। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर आपकी राय सुनना चाहता हूँ। यहाँ कैप्टन हेस्टिंग मुझे जानते हैं और आपको घर तक ले जा सकते हैं। वैसा वो छोटा आदमी कहाँ है? जैप ने पूछा। वो तो फ्लू के कारण बिस्तर पर बीमार है। ओह, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे घोड़े की बिना गाड़ी। आप ही के संभाल लेंगे? उस आदमी द्वारा असामयिक मजाक करने के बाद मैं घर की ओर चल दिया। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन जैप ने पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला। मैं यहाँ मिस्टर हैवरिंग के साथ हूँ, जिन्हें इंस्पेक्टर ने देर कर दी है। कल रात क्या हुआ था, इसकी जांच करने के लिए मैं लंदन से आया हूँ। क्या आप मुझे संक्षेप में बता सकते हैं कि क्या हुआ था? कृपया अंदर आइए सर, उसने मेरे पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। हम मंद रोशनी वाले दालान पे खड़े थे। कल रात के खाने के बाद एक आदमी आया और मिस्टर पेस से मिलने के लिए कहा। वे मिस्टर पेस की तरह ही बोलता था, इसीलिए मुझे लगा कि वे उनका कोई अमेरिकी दोस्त होगा। मैंने उसे गन रूम में बिठाया और फिर मिस्टर पेस को बताने गया। उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया। बड़ा अजीब था। मैंने मिस्टर पेस को बताया और वे हैरान लग रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस आदमी से मिलना चाहूँगा। और वे व्यक्ति क्या चाहता है? वे बंदूक कक्ष में चला गया और मैं रसोई में वापस चली गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने तेज़ आवाज़ें सुनी, जैसे कि बहस हो रही हो। मैं हॉल में गई और तभी मिसेस हेवरिंग भी बाहर आई। और तभी गोली चलने की आवाज़ आई और फिर सन्नाटा हो गया। हम दोनों गन रूम के दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वे बंद था, इसलिए हम खिड़की की तरफ भागे। वे खुली थी और अंदर मिस्टर पेस थे, उन्हें गोली लगी थी और खून बह रहा था। उस आदमी का क्या हुआ जो मिस्टर पेस से मिलने आया था? हमारे पहुंचने से पहले ही वे खिड़की से भाग गया था। और तब श्रीमती हैवरिंग ने मुझे पुलिस के पास भेजा। वे 5 मील पैदल चली। वे मेरे साथ वापस आए और एक कांस्टेबल रात भर यहाँ रुका। आज सुबह लंदन से एक पुलिस अधिकारी भी आया। जो आदमी मिस्टर पेस से मिलने आया था, वो कैसा दिखता था? हाउसकीपर ने कुछ पल के लिए सोचा। उसकी काली दाढ़ी थी और लगभग मध्यम आयु का था। हल्का कोट पहना था, एक अमरीकी की तरह बोलता था। मैंने उसके बारे में ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया। मैं समझता हूँ। क्या मैं श्रीमती हैवरिंग से बात कर सकता हूँ? वो ऊपर हैं सर। क्या मैं उन्हें सूचित कर दूँ? हाँ, ज़रूर। उन्हें बताएं कि मिस्टर हैवरिंग और इंस्पेक्टर ज़ैप बाहर हैं, और लंदन से आए सज्जन जल्द से जल्द उनसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। बहुत बढ़िया सर। मैं सभी विवरण जानने के लिए उत्सुक था। जैप मुझसे कुछ घंटे पहले चला गया था और उसके जाने की उत्सुकता ने मुझे उसे पकड़ने के लिए प्रेरित किया। श्रीमती हैवरिंग जल्दी ही आ गई। कुछ ही मिनटों में मैंने सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ सुनी और देखा कि एक बहुत ही आकर्षक युवा महिला आ रही थी। उसने चमकीले नारंगी रंग का स्वेटर पहना हुआ था। इससे वे बहुत मजबूत लग रही थी। उसके काले बालों पर एक छोटी नारंगी टोपी थी। उस दुखद घटना के बाद भी वे अभी भी बड़ी जीवंत लग रही थी। मैंने अपना परिचय दिया। मैंने आपके और आपके सहकर्मी महाशय के बारे में बहुत सुना है। आपने साथ मिलकर कुछ अविश्वसनीय चीज़ें की हैं, है ना? आपको यहाँ लाने में मेरे पति ने बहुत चतुराई दिखाई है। अब क्या आपको मुझसे प्रश्न पूछने चाहिए? इस भयानक मामले के बारे में आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ये आदमी कितने बजे आया था?
ये 9 बजे से ठीक पहले का समय होगा। हमने रात का खाना खा लिया और कॉफ़ी और सिगरेट पी रहे थे। क्या आपके पति पहले ही लंदन चले गए? हाँ, वे 6:15 बजे चले गए थे। वे कार से स्टेशन गया था या पैदल? हमारी कार यहाँ नहीं है। ट्रेन के समय पर उसे लेने के लिए एल्मरडेल के गैरेज से एक कार भेजी गई थी। क्या मिस्टर पेस सामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति थे? हाँ, बिल्कुल सामान्य। तो अब क्या आंकड़ों के बारे में कुछ बता सकती हैं? मुझे डर नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। श्रीमती मिडल्टन उसे सीधे गन रूम में ले गई और फिर मेरे चाचा को बताया। तुम्हारे चाचा ने क्या कहा? वो थोड़ी नाराज लग रहे थे, लेकिन फिर वो चले गए। लगभग 5 मिनट बाद मैंने ऊंची आवाज़ें सुनी। मैं हॉल से बाहर गई और तभी लगभग श्रीमती मिडल्टन से टकराई। तभी हमने गोली की आवाज़ सुनी। बंदूक कक्ष का दरवाज़ा अंदर से बंद था और हमें घूम कर खिड़की तक जाना था। इसमें कुछ समय लगा और हत्यारा पहले ही भाग निकला। बेचारे चाचा, उसकी आवाज़ कांप उठी। सिर में गोली मार दी गई थी। मुझे तुरंत पता चल गया था कि वे मर चुके हैं। मैंने श्रीमती मिडल्टन को पुलिस बुलाने के लिए भेजा। मैं इस बात का ध्यान रख रही थी कि कमरे में किसी चीज़ को छुए ना। मैंने सहमति से सिर हिलाया। अब हत्या के हथियार के बारे में कुछ बताएंगी? जी ठीक है, मैं अनुमान लगा सकती हूँ कैप्टन हेस्टिंग। मेरे पति की 2 रिवॉल्वरें दीवार पर लटकी हुई थी। उनमें से एक चली है। मैंने इसके बारे में पुलिस को बताया और वे दूसरे को अपने साथ ले गए। जब वे गोली निकालेंगे तो संभवतः पहचान लेंगे। तो क्या मैं गन रूम में जा सकता हूँ? जी ज़रूर। पुलिस ने छानबीन कर ली है, लेकिन वे शव ले गए हैं। वे मुझे अपराध स्थल में ले गई। तभी हैवरिंग हॉल में दाखिल हुआ और उसकी पत्नी उसके पास गई। मुझे अकेले जांच करने के लिए छोड़ दिया गया। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि जांच कुछ हद तक निराशाजनक थी। जासूसी उपन्यासों में हमेशा सुराग होते हैं, लेकिन मुझे कालीन पर एक बड़े खून के धब्बे के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं मिला जहां मुझे लगा कि मृत व्यक्ति गिरा पड़ा हो। मैंने बहुत ध्यान से सब कुछ खोजा और अपने साथ लाए छोटे कैमरे से कमरे की कुछ तस्वीरें ली। मैंने खिड़की से बाहर की ज़मीन का भी निरीक्षण किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे इतना रौंद दिया गया हो कि मुझे लगा कि उस पर समय बर्बाद करना बेकार है। हंटर लॉज में मैं बस इतना ही कर सकता था। मुझे एल्मर्सडेल की तरफ निकलना था। मैंने हेवरिंग को अलविदा कहा और उस कार में बैठ गया जो हमें स्टेशन से लेकर आई थी। मैं जैप से मेट्रोलॉक आर्म्स में मिला और वह मुझे सीधे शव की ओर ले गया। हैरिंगटन पेस एक छोटा पतला आदमी था जिसके चेहरे पर बाल नहीं थे और वह एक सामान्य अमरीकी जैसा था। उन्हें पीछे से गोली मारी गई और बंदूक थोड़ी दूरी पर थी। जैप ने कहा। वह एक पल के लिए दूर हो गया और दूसरे व्यक्ति ने बंदूक पकड़ ली और उसे गोली मारी। जो श्रीमती हैवरिंग ने हमें दिया वह भरा हुआ है और मुझे लगता है कि दूसरा भी भरा है। लोग अपनी दीवारों पर भरी हुई बंदूकें लटका कर रखने जैसी मूर्खतापूर्ण बातें पता नहीं क्यों करते हैं। उसने कहा, ठीक है, मुझे सबसे पहले हैवरिंग पर संदेह हुआ। उनके अतीत में कुछ संदिग्ध घटनाएं घटी हैं। जब वे ऑक्सफोर्ड में थे तो उनके पिता के चेक हस्ताक्षर के बारे में कुछ अजीब सी बात निकली थी। वह भी अब बहुत कर्जे में डूबा हुआ है और वो अपने चाचा से मदद नहीं मांगना चाहेगा, लेकिन उसके चाचा की इच्छा उसके पक्ष में थी। मुझे उस पर शक था और इसलिए मैं उसकी पत्नी को देखने से पहले उससे बात करना चाहता था। लेकिन उन दोनों की कहानियां मेल खाती हैं। और मैं स्टेशन गया और वह निश्चिंत रूप से 6:15 बजे चला गया। उनके अनुसार वह लगभग 10:30 बजे लंदन पहुंचा और सीधे अपने क्लब चला गया। अगर ये सच है तो वे काली दाढ़ी के साथ 9 बजे आकर हत्या नहीं कर सकता था। मैं जिन अमेरिकियों से मिला हूँ उनमें से ज़्यादातर क्लीन शेव्ड हैं। हमें मिस्टर पेस के अमेरिकी परिचितों में से हत्यारे की तलाश करनी चाहिए। काश मिसेस हैवरिंग ने हत्यारों को देखा होता। मेल खाती हैं, लेकिन वो एक चतुर महिला है और उसने कुछ ऐसा देखा होगा
जो उसे याद हो। मैंने पॉयरोट को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी और भेजने से पहले उसमें कुछ और जानकारी जोड़ दी। पुलिस ने पुष्टि की थी कि गोली उसी रिवॉल्वर से मारी गई थी जो उनके पास थी। साथ ही घटना की रात मिस्टर हेवरिंग की गतिविधियों की जांच की गई और ये साबित हुआ कि वे उसी ट्रेन से लंदन पहुंचे थे। एक नया घटनाक्रम तब सामने आया जब एक व्यक्ति को जिला रेलवे स्टेशन जाने के लिए हैवर ग्रीन को पार करते समय एक भूरे रंग के कागज का पार्सल मिला जिसमें एक रिवॉल्वर थी। उन्होंने इसे स्थानीय पुलिस स्टेशन को दिया और ये पुष्टि हो गई कि ये वही रिवॉल्वर है जिसकी हमें तलाश है और इसमें से एक गोली भी चली है। ये सब मैंने अपनी रिपोर्ट में जोड़ा। अगली सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तब पायरेट ने मुझे एक तार भेजा। बेशक काली दाढ़ी वाला आदमी हैवरिंग नहीं था, केवल आप या जैप ही ऐसा सोच सकते हैं। मुझे एक संदेश भेजे कि घर की नौकरानी कैसी दिखती है और उसने आज क्या पहना है, और श्रीमती हैवरिंग के लिए भी ऐसा ही करें। घर के अंदर की तस्वीरें लेने की जहमत ना उठाएं, वे अच्छी नहीं लगी और बिल्कुल भी कलात्मक नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पॉयरेट मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। जब उन्होंने मुझसे दो महिलाओं के पहनावे का वर्णन करने के लिए कहा तो मुझे बड़ा मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन मैंने फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किया। 11 बजे पॉयरेट ने मुझे एक और तार भेजा। जैप को सलाह दें कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए घर की नौकरानी को गिरफ्तार कर लें। मैं पॉयरेट के दूसरे तार से पूरी तरह चौंक गया और मैंने इसे जैप को दिखाया। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर पॉयरेट ऐसा कहता है तो सच होगा। मैंने बमुश्किल उस महिला पर ध्यान दिया। मुझे नहीं लगा मैं उसे गिरफ्तार करने तक जा सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं उस पर नज़र रखूँगा। हम तुरंत ऊपर जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रीमती मिडल्टन, वे अधेड़ उम्र की महिला जो बहुत सामान्य और सम्मानजनक लग रही थी, बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। उसका सामान पीछे छूट गया था और उसमें केवल साधारण कपड़े थे। उसकी पहचान या ठिकाने का कोई सुराग नहीं था। हमने श्रीमती हैवरिंग से वे सारी जानकारी एकत्र की जो हम कर सकते थे। मैंने उसे लगभग 3 सप्ताह पहले ही काम पर रखा था, जब हमारी पिछली नौकरानी श्रीमती एम्ब्रा चली गई थी। वे माउंट स्ट्रीट में मिसेस सेल्बॉर्न एजेंसी से आई थी। ये बहुत ही प्रसिद्ध एजेंसी है। उन्होंने मेरे पास कई महिलाएं भेजी, लेकिन श्रीमती मिडल्टन मुझे सबसे अच्छी लगी। मैंने उसे मौके पर ही काम पर रख लिया और एजेंसी को अपने फैसले के बारे में बता दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उसके साथ कुछ गलत हो। वे बहुत दयालु और शांत थी। ये तो निश्चित रूप से एक रहस्य है। हालांकि ये स्पष्ट था कि श्रीमती मिडल्टन स्वयं हत्या नहीं कर सकती थी, क्योंकि गोदली चलने के समय श्रीमती हैवरिंग हॉल में उसके साथ थी। इसीलिए उनका अपराध से कुछ संबंध हो सकता है। नहीं तो वे अचानक क्यों भागती। मैंने पॉयरेट को नवीनतम विकास के बारे में एक तार भेजा और सेल्बॉर्न की एजेंसी से जांच करने का सुझाव भी दिया। पॉयरेट ने तुरंत जवाब, एजेंसी की जांच करने की जहमत ना उठाएं, उन्होंने उसके बारे में नहीं सुना होगा। पता लगाएं कि जब वे पहली बार हंटर लॉज पहुंची तो कौन सा वाहन लेकर आई। हालांकि मैं असमंजस में था, फिर भी मैंने वही किया जो पॉयरेट ने कहा। एल्मर्सडेल में परिवहन के लिए अधिक विकल्प नहीं थे। स्थानीय गैरेज में 2 क्षतिग्रस्त फोर्ड कारें और 2 स्टेशन फ्लाइज थी, लेकिन हत्या की तारीख पर उनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था। श्रीमती हैवरिंग ने महिला को डर्बीशायर के किराए के लिए पैसे दिए थे और उसे हंटर लॉज तक ले जाने के लिए एक कार किराए पर। हत्यारा एक कार में घटनास्थल पर आया था, जो उसे भागने में मदद करने के लिए पास में इंतजार कर रही थी। वही कार रहस्यमयी नौकरानी को उसकी नई पोस्ट पर भी लेकर आई थी। मुझे बाद में पता चला कि पॉयरेट सही थे। श्रीमती जैसी कोई महिला ही नहीं, मिडल्टन कभी एजेंसी के रिकॉर्ड पर थी ही नहीं। उन्हें हाउसकीपर के लिए श्रीमती हैवरिन का आवेदन प्राप्त हुआ था और उन्होंने इस पद के लिए विभिन्न आवेदकों को भेजा भी था। जब उसने उन्हें एंगेजमेंट फीस भेजी तो उसने ये उल्लेख नहीं किया
कि उसने किस महिला को चुना है। थोड़ा निराश होकर मैं लंदन लौट आया। पॉयरेट एक भड़कीले रेशमी ड्रेसिंग गाउन में आग के पास एक कुर्सी पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। हेलो मेरे दोस्त हेस्टिंग, तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। मुझे सचमुच आपसे बहुत स्नेह है। क्या आपका समय अच्छा बीता? क्या आपने जैप के साथ भाग दौड़ की? क्या आपने सभी प्रश्न पूछे और जी भरकर जांच की? पॉयरेट, मामला पूरी तरह से रहस्य है। हम इसे कभी हल नहीं कर पाएंगे। ओह, मैं पहले से ही जानता हूं कि मिस्टर हैरिंगटन पेस को किसने मारा। आपके हेल्पफुल आंसर्स ने मेरी बहुत मदद की। चलो आइए तथ्यों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। मिस्टर हैरिंगटन पेस एक धनी व्यक्ति हैं और जब उनकी मृत्यु होगी तो संभवतः उनका भाग्य उनके भतीजे को मिलेगा, जो माना जाता है कि उनका भतीजा बहुत ही आर्थिक तंगी में है। नंबर 2, उनके भतीजे को हम क्या कहें, सबसे नैतिक रूप से समझदार व्यक्ति नहीं माना जा सकता। नंबर 3, रोजर हैवरिंग के पास एक बहाना है। वे सीधे लंदन चले गए। बिल्कुल, मिस्टर हैवरिंग ने 6:15 बजे एल्मर डेल छोड़ दिया। तो हम सही ढंग से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मिस्टर हैवरिंग ने अपने चाचा का कत्ल नहीं किया। लेकिन श्रीमती हैवरिंग, मैं चिल्लाया, ये असंभव है। जब गोली चलाई गई तो नौकरानी उनके साथ थी। ओह हाँ, घर की नौकरानी, लेकिन वो तो गायब है। वो मिल जाएगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। उस नौकरानी के बारे में विशेष रूप से कुछ गड़बड़ है। क्या आपको नहीं लगता हेस्टिंग? उसने अपना काम किया और ठीक समय पर चली गई। वैसे उसका काम था क्या? ठीक है, संभवतः उसके साथ ही दाढ़ी वाले आदमी को अंदर लेकर आना। नहीं, वह उसकी भूमिका नहीं थी। जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया है, उनकी भूमिका श्रीमती हैवरिंग के लिए ठीक उसी समय एक बहाना प्रदान करने की थी जब गोली चली। और कोई उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। और जैसा कि आपके महान शेक्सपियर कहते हैं, देयर इज नो सच पर्सन। ओह, तो ये डिकन्स हैवरिंग ही था। मैं मुस्कुराहट छुपाने में असमर्थ होकर बड़बड़ाया। लेकिन आपका मतलब क्या है पॉरेट? मेरा मतलब है कि जो हैवरिंग शादी से पहले एक अभिनेत्री थी और जिसे आपने और जैप ने मंद रोशनी में ही देखा था, एक अस्पष्ट मध्यम आयु वर्ग की आकृति जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आवाज़ भी बहुत धीमी थी। और अंत में ना तो आपने, ना जैप ने और ना ही स्थानीय पुलिस ने, जिसे नौकरानी पकड़कर लाई थी, कभी भी श्रीमती मिडल्टन और उसकी मालकिन को एक साथ कभी देखा। और उस स्मार्ट और साहसी महिला के लिए ये करना बहुत आसान था। अपनी मालकिन को बुलाने का नाटक करते हुए वे ऊपर की ओर भागती है, एक चमकीला स्वेटर और काले घुंघराले बालों वाली टोपी पहनती है और अपने भूरे बालों के ऊपर खींचती है।